नमस्कार। सुनिएगा मेरी एक कहानी, कर्फ्यू। उफ मौसी, आपके शहर का ये सन्नाटा तो मेरी जान ही ले लेगा। दम घुटने लगा है यहाँ मेरा। मैं तो ये सोच कर आई थी इस बार छुट्टियों में कि निशु और निहाल के साथ मौज मस्ती करूंगी, घूमना फिरना और ढेर सारी शॉपिंग भी। शॉपिंग और मौज मस्ती तो क्या करती, मैं तो निशु और निहाल के साथ 2 दिन भी पर न रह सकी चैन से। कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। अब इसमें किसी का क्या दोष बेटा, मुझे या तेरे मौसा जी को भी कहाँ पता था कि शहर में अचानक इतना बवाल मच जाएगा और मेरे दोनों बच्चे स्कूल से घर भी ना आ पाएंगे। पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। अगर इस बात का जरा भी पता होता तो मैं उन दोनों को स्कूल भी नहीं भेजती उस दिन। विनीता ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, पूरे 5 दिन हो गए हैं, फोन भी करती हूँ बच्चों को तो उनकी आवाज़ सुनकर ही रोना आ जाता है। पता नहीं अभी और कितने दिन कर्फ्यू रहेगा। कहते हुए विनीता की आवाज़ फिर से भर्रा गई। विनीता के पति रमेश ने उसे आवाज़ दी, अरे विनीता, देखो जरा टीवी पर लोग कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं। यह देखो, एक आदमी बेचारा अपने बच्चे की लाश को अपनी गोद में लिए अकेला ही जा रहा है। इस सुनसान सड़क के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं। बेचारा, उस पर भी पीएससी के जवान जगह जगह जल्दी जाओ कह कह कर टोका टोकी कर रहे हैं। उफ। विनीता ने पति से टीवी का चैनल बदलने के लिए कहा। रमेश ने जैसे ही चैनल बदला तो एक खूबसूरत नौजवान की तस्वीर दिखाई जा रही थी जो शहर में हुए दंगों में मारा गया था। उसे देखते ही रमेश के मुंह से निकले शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। विनीता, जल्दी से देखो ना। उस पर एक सन्नाटा सा खिंच गया। हे भगवान, यह तो विनय भाई साहब हैं। अब इनके भी बच्चों का क्या होगा? दोनों बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। हे राम। विनीता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और नेहा, वह तो चुपचाप बैठी थी डरी सहमी सी। रमेश अपने आप में बड़बड़ा रहा था। ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए। इंसानों के खून के प्यासे इन दरिंदों की प्यास कब शांत होगी? इन 5 दिनों में पूरा शहर शमशान बनाकर रख दिया इन इंसानी जानवरों ने। पता नहीं इनके बदले की ये आग कब खत्म होगी। लोग डर के मारे अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ मालूम नहीं। जहाँ देखो बस मारा मारी भागम भाग मची हुई है। दिन में तो कर्फ्यू के मारे सन्नाटा और रात में अचानक फायरिंग और हाहाकार की आवाज के मारे नींद भी आंखों से कोसों दूर भागती है। पूरा जीवन थमसा गया है। पति को इस तरह बोलते देख विनीता ने टीवी और लाइट दोनों बंद करते हुए कहा, अब आप सो जाइए। हालांकि बच्चों की चिंता में नींद कहाँ आती है भला, लेकिन कोशिश करिए, सो ले थोड़ा तो मन हल्का होगा। विनीता नेहा के पास ही लेट गई। तीनों रात भर कभी सोते तो कभी अगले पल मारे डर के हड़बड़ा कर उठ जाते। विनीता रात भर यही सोचती रही, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, ठीक से खा पी भी रहे हैं। साथ ही चिंता सता रही थी घर में खाने पीने के सामान की, जो लगभग अब खत्म सही हो रहा था और पैसों का कोई खास इंतजाम भी नहीं था। हे भगवान, कर्फ्यू में थोड़ी ढील मिल जाए तो बच्चे घर आ जाए बस। सोचते सोचते दिन निकल गया। विनीता ने देखा नेहा सोई हुई है। उसने जाकर रमेश से कहा, सुनो, नेहा जाग जाएगी तो उसे चाय चाहिए होगी और घर में दूध बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बाहर जाकर देखो तो सही, दूध मिल जाए तो। बेचारी बच्ची आई थी यहाँ छुट्टियाँ बिताने और कहाँ फंस कर रह गई। बच्चे यहाँ होते तो कुछ तो मन लग जाता इसका, लेकिन इस झगड़े और कर्फ्यू ने तो बस। विनीता अपने पति रमेश से बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमेश ने खिड़की से झांक कर देखा तो पड़ोस वाले शर्मा जी खड़े थे। रमेश ने झट से दरवाजा खोल दिया। रमेश कुछ बोलते कि उससे पहले ही शर्मा जी ने अपने हाथ से दूध का डिब्बा रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा, ये लो रमेश भाई, इस डिब्बे में जो दूध है उसमें से आधा तुम ले लो और आधा मैं घर ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध मिल पाया है, सोचा दोनों घरों में कम से कम चाय तो बन ही जाएगी। हाँ 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 शर्मा जी, कल से तो चाय को भी तरस गए हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। अब इसमें धन्यवाद
की क्या बात है रमेश भाई, आखिर ऐसे वक्त पर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? शर्मा जी ने दूध का डिब्बा वापस पकड़ाते हुए कहा। सही कह रही हैं शर्मा जी आप, लेकिन कुछ गलत मानसिकता वाले लोगों के कारण आज शहर तो शहर, गांव का माहौल भी बद से बदतर हो गया है। आज हर इंसान बस एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, और इतनी नफरत कि नफरत की साग में झुलस रहे हैं हम और आप जैसे आम आदमी। न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं। अब हमारे ही दोनों बच्चों को देखिए, बेचारे दंगे के दिन सुबह सवेरे स्कूल की बस से स्कूल गए थे, बस तब से आज तक वहीं स्कूल में फंसे हैं। जब कर्फ्यू खुलेगा, यातायात फिर से सुचारू रूप से चलेगा, तब बच्चे घर आ पाएंगे, और हमारा तो ये हाल है, ना खाने का मन है ना पीने का, बस जान तो बच्चों में अटकी रहती है। शर्मा जी चलते हुए बोले, फिक्र न करें रमेश भाई, बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं, और आज कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई भी दी गई है, तो कल या परसों तक बच्चे आ ही जाएंगे। अब चलता हूँ, तुम दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। विनीता तब तक चाय बनाकर ले आई। रमेश और नेहा ने को चाय देकर खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। उसने देखा कि नेहा कुछ उदास है। उसने उससे पूछा, क्या बात है नेहा बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? विनीता के इतना पूछते ही नेहा की आंखें भर आई और वह थोड़ा भर्राई आवाज में बोली, मौसी प्लीज, जैसे ही कर्फ्यू खुलता है आप मुझे बस या ट्रेन में बिठा देना, मैं वापस हॉस्टल जाना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी की छुट्टियाँ वहाँ बिता लूँगी। यहाँ तो हर समय रोने का मन करता है, और जब नीसू और निहाल ही घर आ जाएं तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं फिर से उन दोनों से मिलने आ जाऊँगी। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है, उनके बिना मेरा यहाँ मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पर बेटा माहौल ठीक होने तक तो रुक जाओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियाँ भी 10 दिन और हैं, रमेश ने नेहा को समझाते हुए कहा। मगर नेहा कहाँ मानने वाली थी। फिर किसकी गलती थी? उसकी गलती भी क्या थी? बेचारी इन छुट्टियों में अपने घर न जाकर यह मौसी के घर आई, इसलिए कि मौसी के बच्चों के साथ कुछ दिन खूब मौज मस्ती करेगी। लेकिन उसके यहाँ आती तो अचानक शहर में दंगा भड़क गया, और बेचारे निश और निहाल भी स्कूल बस न आने के कारण तब से स्कूल में ही रह गए। विनीता भी मन ही मन सोच रही थी, सही तो कह रही है नेहा, यह भयानक जानलेवा माहौल आखिर किसे रास आएगा? और ऊपर से टीवी पर भी यही मारा मारी की खबरें, छत विछत सब, कहीं जंगल, खेत, नदी नालों में, उफ, जहाँ देखो वहाँ लाशें ही लाशें, मानो पूरी धरती ही शमशान बनकर रह गई हो। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था जो स्कूल से घर आते वक्त इतनी बुरी तरह घायल हो गया? और वह बेचारी महिला कब से अस्पताल में है, उसका दूध मुहा बच्चा घर पर है, बेचारी तरस गई अपने लाडले को दूध पिलाने के लिए। और उस लड़की का क्या कसूर जो बेचारे अपने दोनों भाइयों को खो चुकी है? जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं इन 4-5 दिनों के भीतर। पता नहीं है मौत का नंगा नाच कब रुकेगा। दिन काटना भारी हो गया है, रात का तो सन्नाटा जानलेवा लगता है, और ऊपर से अचानक गश्तियों के बूटों की खड़खड़, तो कभी अचानक गोलियों की आवाज़, कलेजा मुंह को आने लगता है। जाने कब शहर और गांव में जीवन फिर से पटरी पर आएगा। मौसी जी, अब आप क्या सोच रही हैं? ये सोच कर तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। नेहा की आवाज़ ने मानो विनीता की तंद्रा भंग कर दी। ओ हाँ, सही कहा तूने बेटा, पर सोचने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। हाँ मौसी जी, ये तो ठीक है, पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज कर्फ्यू में 3 घंटे ढील दी गई है, और अभी टीवी पर समाचारों में बताया कि हालात सामान्य हो ही रहे हैं, तो कल कर्फ्यू में सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की ढील दी जाएगी। और प्लीज़ आप मौसा जी से कहकर सवेरे 10 बजे ही मुझे दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा आएंगे। मैं फिर गर्मियों की छुट्टी में आ जाऊंगी। मौसी प्लीज़ मौसी, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। तो आखिर तूने मन बना ही लिया वापस हॉस्टल जाने का? ठीक है बेटा, मैं तेरे मौसा जी से कहती हूँ, सुबह तुझे ट्रेन या बस में बैठा आएंगे, बस तू अपना ध्यान से जाना, और हॉस्टल पहुँचते ही फ़ोन जरूर कर देना। कहकर विनीता की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके चेहरे को भिगो गए, और नेहा की आंखें भी नम हो गई थी। तो ये थी मेरी कहानी कर्फ्यू।